इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन आपने देखा कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरीके से विजुलाइज करवा सकते हो, हाउ यू कैन फाइंड आउटलायर्स, हाउ यू कैन गेट आउटलायर्स, ठीक है, हाउ यू कैन रिप्लेस आउटलायर्स, आपको रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करें। कभी कभार हम ड्रॉप कर देते हैं आउटलायर्स को, कभी कभार हम रिप्लेस करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप कभी कभार मिसिंग वैल्यूज को भी क्या करते हो, कंप्लीट रिस्पॉन्स को ड्रॉप कर देते हो, या तो फिर उसको रिप्लेस कर देते हो बाय मीन वैल्यू जो आपकी बेसिकली एवरेज हो सकती है। आज का टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग। जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हाट डज दिस प्रोबेबिलिटी मीन्स? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस कह सकते हो, चांसेस ऑफ व्हाट? किसी चीज के होने या ना होने के चांसेस आप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, व्हाट यू थिंक? कल हमने देखा बारिश हुई थी कल, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि बारिश हो कल, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के टाइम पे जो आपके पास सनी डे था, देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, तो आपने एक प्रोबेबिलिटी सेटअप की कि भाई बारिश नहीं हो सकती। लेकिन चांसेस जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि बारिश होने या ना होने के जो ये बीच के चांसेस हैं, दीज आर बेसिकली दी प्रोबेबिलिटी। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कैसे काम करती है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी we need to understand some terminologies which basically relates to the probability theory। आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज, यू कैन से कुछ वर्ड्स, कुछ मीनिंग्स यहाँ पर बार बार नाम लिया जाएगा कुछ चीज़ों का, उन टर्मिनोलॉजीज को पहले समझना ज़रूरी है, ताकि अगर मैं आगे कुछ कह रहा हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो यू शुड understand that what I'm talking about. What is random experiment? If I'm saying a trial, what is a trial? If I'm saying a random variable, तो what is a random variable? If I'm saying an event, तो event क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें आपको पहले इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, रैंडम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर सबसे पहला टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। रिमेंबर वन थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? द सिचुएशन दैट यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, जिस पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है। अब अगर आप बारिश की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट इज कि वेदर क्या बारिश होगी या नहीं होगी। दिस इज अ एक्सपेरिमेंट कि भाई आप ये चेक करना चाह रहे हो कि क्या बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली। या इससे और भी सिंपलर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, कॉइन टॉस का। जब आप कॉइन टॉस करते हो फॉर एग्जांपल, what is the experiment? I am going to perform a coin toss experiment. This is the experiment जो आप बेसिकली परफॉर्म कर रहे हो। किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट कहने के दो रूल्स हैं कि क्या वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं है। अब इसमें रूल्स क्या है? सबसे पहली चीज, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि आप बारिश की बात करो कि एक्सपेरिमेंट क्या था कि भाई क्या बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे? दो होंगे। कौन कौन से? यस और नो। अगर आप कॉइन टॉस की बात करते हो, कॉइन टॉस का आउटकम्स क्या होंगे? हेड या टेल। तुम एटलीस्ट मोर देन वन आउटकम होना चाहिए। अगर एक ही आउटकम आ रहा है, दैट इज नॉट द एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्टेटमेंट। वो क्या है? वो स्टेटमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। जब आप स्टेटमेंट देते हो तो आपके पास एक ही आउटकम होगा कि भाई अगर ऐसा होगा तो ये होना ही होना है, तो दैट इज वन आउटकम। तो इसलिए जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो कि वेदर आवर क्वेश्चन और आवर हाइपोथेसिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और नॉट, तो आप उसमें दो चीजें देखोगे। एक चीज ये कि भाई आपका एटलीस्ट मोर देन वन आउटकम्स होने चाहिए। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम। फॉर एग्जाम्पल,
जब आप कॉइन टॉस करते हो, कैन यू प्रेडिक्ट इट कि क्या आएगा? नो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ले आते हैं डाइस को, 6 साइडेड डाइस जो होती है आपका, अगर आप उसको रोल करते हो, क्या आप उस चीज में ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या आएगा? नो, यू कांट इवन प्रेडिक्ट एनी आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। तो ये दो रूल्स आपने याद रखने हैं, किसी भी चीज को जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कहोगे तो ये दो चीजें देखोगे, एक तो मल्टीपल आउटकम्स होने चाहिए, दूसरा यू कांट प्रेडिक्ट इट कि आउटकम क्या है। ठीक है, तब हम जाके कहते हैं इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में दोबारा आ जाते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी एटीएम की, याद आया? एचबीएल एटीएम खोलना चाह रहे हैं मेमो सोसाइटी के अंदर, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट यही है ना कि हमें एटीएम खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, इसके आउटकम्स क्या होंगे, यस और नो। तो ये आपका क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। whenever you are going to perform any probability theory on any question, it must be a random experiment, ताकि हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें एंड वी कैन गेट सम डिसीजन मेकिंग फ्रॉम दैट। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं ट्रायल। नाउ व्हाट इज ट्रायल? नहीं, वो ट्रायल नहीं है, ये वो ट्रायल नहीं, ट्रायल इज समथिंग एल्स। ट्रायल मीन्स व्हाट? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ट्रायल्स रिफर्स टू अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट की सिंगल एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कॉइन टॉस एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, आपने एक बार कॉइन टॉस किया, दिस इज द फर्स्ट ट्रायल ऑफ योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। वंस आपने डाइस को रोल किया, दैट इज वन ट्रायल ऑफ योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे बताओ, दो बार अगर हम दो डाइस को एक साथ रोल करते हैं तो कितने आउटकम्स आएंगे एट अ टाइम? तो एक्सपेरिमेंट क्या है? दो एक को एक साथ करना है। जब आप दोनों को एक साथ करोगे, दिस इज द वन ट्रायल ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या था? दो डाइस को था, इसलिए एक ही ट्रायल कहलाएगा, ये दो ट्रायल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट था कि दो डाइस को एक साथ रोल करो, जो दोनों आउटकम्स आएंगे उसकी हम बात करेंगे। सो ट्रायल क्या है? ट्रायल इज अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टाइम पे क्यों नहीं आते हो? रोज ही लेट हो रहे हो। फिर हम बात करते हैं आउटकम की। आउटकम तो आपको पता होगा क्या है आउटकम? द आउटपुट ऑफ योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब भी आप अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट करोगे या एक ट्रायल उसका एग्जीक्यूट करोगे, एटलीस्ट वन आउटकम जरूर आएगा। ठीक है, एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव वन आउटपुट। एक एटलीस्ट वन आउटपुट लाजमी होता है। अब वो डिपेंड करता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट वन जरूर होगा। अगर देयर इज नो आउटकम, दैट मींस नो एग्जीक्यूशन हैज बीन परफॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कॉइन टॉस की बात करो, जब आप कॉइन टॉस करते हो तो एटलीस्ट कितना आएगा आउटकम? एक तो आएगा या एक ही आएगा? एक ही आएगा। लेकिन पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? दो हैं। ठीक है, आएगा कितना? एक। तो आउटकम क्या होता है? इज द आउटपुट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट और योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इट सेज? आउटकम रिफर्स टू अ सिंगल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल, एक एग्जीक्यूशन का। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सपेरिमेंट था कि भाई दो डाइसेस को एक साथ रोल करना है, तो आउटपुट कितने आएंगे? दो डाइसेस को एक साथ रोल करना है, इज एन एक्सपेरिमेंट, तो आउटपुट कितने आएंगे? दो। तो ये जो है सिंगल ट्रायल था या डबल ट्रायल था? सिंगल ट्रायल था ना। एक्सपेरिमेंट ही यही था कि दो को एक साथ करो। अगर क्वेश्चन आप पे इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
ये क्या है? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं? रोल 2 6-sided डाइसेस एट वंस, क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं है? कैसे बताया आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट है? एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। कितने आउटकम्स हैं इसके अंदर, पॉसिबल आउटकम्स? 12 पॉसिबल आउटकम्स। आई एम नॉट सेइंग कि कितने आउटपुट आएंगे, मैं कह रहा हूं पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसके अंदर? 12। भाई 12 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं ना, इन 12 में से कुछ भी आ सकता है। या तो दोनों 1 आएंगे, या तो दोनों 2 आएंगे, या 2 3 आएंगे। टोटल अगर आप देखो तो क्या 12 आएंगे? 12 ही आएंगे ना, कितने आएंगे? 6। टोटल आउटकम इसके 36 आउटकम्स होंगे, 36 आउटकम्स आएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन की बात हो रही है ना। एक्सपेरिमेंट था 2 डाइसेस को एक साथ रन करो, 36 आउटकम्स आए। क्यों 6 × 6? 36। अब इस चीज को 36 कैसे आएंगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़े से कुछ बना के दिखा देता हूँ। या एक काम करते हैं, सर्च ही कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? पॉसिबल आउटकम्स now these are some possible outcomes of your 2 dices are rolled at once। कितने? 36 आउटकम्स हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंप्लीट, मैंने आपको यही बताना चाह रहा हूं, अगर मैं यहीं पर 2 डाइसेस की जगह मैं कहता भाई 1 डाइस है, अब कितने आउटकम्स होते? ओनली 6। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक ही डाइस को एक साथ रोल किया जा रहा है, तो आपके पास आउटपुट भी एक आ रहा है, या कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहां पर आपको समझाने का मकसद ये कि व्हाट इज ट्रायल, ट्रायल कैसे काम करता है। ट्रायल का मतलब होता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट करना। आपने इसको 1 टाइम एग्जीक्यूट किया, आपके पास कितने आउटकम्स आ सकते हैं? पॉसिबल आउटकम्स 36। लेकिन आएंगे कितने? एक आएगा ना, कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना पूरा का पूरा। नहीं, 6 पावर n नहीं होता। 6 पावर n में कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? 6 पावर n यहाँ पे ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है, कहा जाए आपको कि एक बात बताओ कि आपके पास एक कॉइन और एक डाइस एक साथ, एक रोल करो और एक को टॉस करो, तो कैसे बनाओगे? 6 पावर 2 लिखोगे? वो तो 12 हो जाएंगे, यहाँ तो नहीं आएगा, वहाँ तो हेड एंड टेल आएगा वहाँ पे। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे जब आप आगे प्रॉपर्ली प्रोबेबिलिटीज पढ़ोगे। अभी फिलहाल ये टर्मिनोलॉजीज है जो आगे यूज होगी प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। समझ आया ट्रायल कैसे क्या होता है? आउटकम समझ में आया। अब हम बात करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मीन्स व्हाट? अ सैंपल स्पेस, a sample space of a random experiment is the set of all possible outcomes that can occur। If I say, क्या ये एक सैंपल स्पेस है? Yes, it is a sample space of an experiment। एक्सपेरिमेंट क्या था? 2 6-sided dice are rolled at once। ये उसका सैंपल स्पेस है। जो भी आउटकम आएगा इसी सैंपल स्पेस में से आएगा, ऐसा ही है। अब इसको आप थोड़ा सा अपने डेटा सेट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो आपसे कहा जाए कि भाई कोई ऐसा डेटा सेट है जिसमें हमने ये अंदाजा लगाना है कि जैसे इस साल मुझे अगर किसी प्रोडक्ट के साथ मुझे तकरीबन $500 का फायदा हुआ है। पिछले साल मुझे हुआ तकरीबन $250 का, इस साल मुझे हुआ है $500 का, अगले साल क्या होगा? 750, एटलीस्ट $750 का मुझे फायदा
होना चाहिए। तो अब ये जो आपके पास 750 सब कुछ आ रही है, कहाँ से आ रहा है? जो आपके पास आउटपुट जो यहाँ पर आएगा वो आपके सैंपल स्पेस के रिलेट कर कर आएगा। कैसे? जब आपसे देखा जाएगा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका पिछले साल, तो उसी में से आउटकम आपके पास आएगा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट बिका सबसे ज्यादा, तो आपने इतना उसका रख दिया। पिछले साल इतना बेचा, आपने इतना उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एक्स्ट्रा उसकी मैंने ऐड करवा दी। फिर आपसे पूछा जाए दूसरा कौन सा दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिका, तो आपने वो भी उसी सैंपल स्पेस में से निकाला। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि भाई आप कॉइन टॉस करो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। और ये हेड और टेल एक ही सैंपल स्पेस में आते हैं। जो भी आउटकम आपके पास आएगा उसी सैंपल स्पेस में से आएगा। शो क्यों रहा है? व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या है? बताओ, सुन रहे थे ना? क्यों नहीं सुन रहे थे यार? 4 महीने देती हैं, बाकी बच्चे 4 महीने, वो भी अच्छे से दे दो उसको, कोई चीज सीख जाओगे। सोने को क्या नींद आ रही है? क्या किस बात पे नींद आ रही है? यहाँ पर देखें, रात भर जागते क्यों हो? पहले ये बताओ, किससे बात कर रहे हो तुम? वो भी कल यहाँ पे बयान देकर गए ना, व्हाट्सएप पे पिन करके रखा हुआ है तुमने भी किसी को। ऐसे नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जिसके अंदर सारे पॉसिबल आउटकम्स आप लिखते हो कि भाई ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो कि हर डिजीज का, तो वहां पर आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा? यस और नो, दैट इज अ सैंपल स्पेस। जो भी आउटकम आएगा वो आपका यस और नो में से आएगा, राइट? या फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, इसके अंदर कुछ चीजें थी, इसमें मॉडरेट और लो हाई क्या था? प्रिसीजन रेट का क्या था? नहीं, प्रिसीजन रेट नहीं था, अटेंशन लेवल हो गया, इंगेजमेंट लेवल हो गया। इसके अंदर आपके पास क्या, अगर फॉर एग्जांपल मुझे प्रिडिक्ट करना है कि जो हमारा नेक्स्ट बंदा आएगा उसका इंगेजमेंट रेट क्या होना चाहिए, तो वो आउटपुट कहाँ से आएगा? वो आपके उसी सैंपल स्पेस में से आएगा। अगर उसमें लिखा हुआ लो, हाई, मॉडरेट और फलाना, ठीक है, अब आप वहां पे लिख रहे हो कि मे बी हाई, दिस इज नॉट आउटपुट। क्यों? क्योंकि वो आपके उस सैंपल स्पेस में शामिल ही नहीं हो रहा। जो भी आउटकम आपके पास आएगा किसी भी एक्सपेरिमेंट का, वो आपके उसी सैंपल स्पेस में से आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इवेंट। व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट होता क्या है? व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या है? जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो और कोई आउटपुट आपके पास आता है, दैट इज नॉन एज एन इवेंट। जैसे कि what it says, event is a specific set of outcomes from a random experiment or process। अच्छा, एक बात याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ आउटकम्स। मैंने आपको एक बात कही थी, जरूरी नहीं है कि आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट से कोई एक ही आउटपुट आए। It can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5। ये it depends on your experiment। क्या आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपने एक काम करना है कि जो 2 डाइसेस है दोबारा उसको एक साथ रोल करने हैं आपने, लेकिन आपकी बार कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, दोनों का आपको आउटपुट चेक करना है, तो आपके पास कितने आउटकम्स आ रहे हैं? 2 आउटकम्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जब आप इवेंट परफॉर्म करते हो, आफ्टर द परफॉर्मिंग ऑफ योर इवेंट व्हाट एवर कम्स एज आउटपुट इज नॉन एज अ इवेंट। जो आपके पास आउटपुट आ रहा है, अब वो आउटकम आपका एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो इट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स। Essentially, it's a subset of a sample space. Remember one thing, एक और चीज,
नॉर्मली नॉर्मली क्या है, इसेंशियली ये जो इवेंट होगा, इवेंट विल ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस। हाउ? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, एक दफा आपने डाइस रोल किया, ठीक है, सैंपल स्पेस बताओ इसका क्या होगा, यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। डाइस रोल, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इवेंट परफॉर्म किया गया, इवेंट परफॉर्म हुआ आपका। जब आपका इवेंट परफॉर्म हुआ तो आपके पास जो पॉसिबल आउट इवेंट है, मतलब जो आपके पास पॉसिबल नहीं, जो आपके पास आउटकम आया, फॉर एग्जांपल वो 3 आया, तो क्या 3 इज अ सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस? यस, क्योंकि 3 आपके उस सब सैंपल स्पेस के अंदर अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कहा कॉइन टॉस का, कॉइन टॉस का सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड और टेल। आपने इवेंट परफॉर्म किया, आपके पास आ गया हेड, तो क्या हेड आपका सबसेट है? Head is a subset of your sample space. So remember one thing, whenever you are talking about event, all event is a single outcome or multiple outcome, but it is a subset of your sample space. ये जो outcome आपके पास आएगा, ये आपके उसी sample space में से ही आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप दोबारा इसको डेटा सेट की तरफ ले जाओ, अगर आप बात कर रहे हो हार्ट डिजीज की, यस और नो, वो आपके सैंपल स्पेस में यही था, यस और नो, तो जो भी आपके पास आंसर आया वो आपके सैंपल स्पेस के अंदर आया। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हमने यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल रोलिंग अ डाई, मतलब एक डाइस को आपने रोल किया। दूसरा टॉसिंग अ कॉइन बट ट्वाइस, अब 2 बार आपके पास कॉइन को टॉस किया गया है, ठीक है। 2 बार जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? क्या आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 4 तो बनेंगे, लेकिन क्या आएगा? हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, ये आपका एक क्या क्या 2 अलग सिक्के ना, कॉइन 1 कॉइन 2। अगर कॉइन 1 टेल आ रहा है तो वो दूसरा वाला कैसे टेल हुआ? दोनों का अलग अलग काउंट होगा, सिंगल में एक साथ नहीं काउंट होता है। ये आप वो नहीं कर रहे कि दोनों को क्या कहते हैं कंपेयर करवा, कंपेरिजन तो है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं 2 कॉइन्स है, दोनों को जब आपने एग्जीक्यूट किया तो क्या आउटपुट आपके सामने आया, वो देखा जाता है। भले आगे पीछे करो, कोई मतलब नहीं। भले पहले एक दफा किया हेड आया, दूसरी बार किया टेल आया, पहले एक दफा है चलाया हेड आया, दूसरी बार किया हेड आया, नहीं आउटकम फिर भी 2 आएंगे ना, 2 दफा कर रहे हैं। दोनों को एक साथ किया आपने, आप कह रहे हो कि भाई दोनों को एक साथ करो और फिर कंपेयर करो कि अगर दोनों बराबर आते हैं। अब एक फॉर एग्जांपल मैं एक इवेंट बता रहा हूँ, इवेंट क्या बता रहा हूँ, ट्वाइस अ कॉइन इफ बोथ आर हेड, तो आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। अगर बोथ आर टेल तो आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। अब यहाँ पे आउटकम एक बार सिंगल आउटकम तो आएगा, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स की बात कर रहे हैं हम, आउटकम की बात नहीं कर रहे, हम पॉसिबल आउटकम की बात कर रहे हैं कि भाई कितने आउटकम्स आ सकते हैं, क्योंकि हमने सैंपल स्पेस की बात की है ना। अब आप जब रन करोगे तो आपके पास एक ही आ रहा है, तो हेड हेड आएगा, तो हेड टेल आएगा, तो टेल हेड आएगा, तो टेल टेल आएगा, आएगा ठीक, ठीक है। तो अब लेकिन है तो फिर भी आप उसको एज अ 2 इवेंट्स कह सकते हो कि भाई 2 इवेंट्स परफॉर्म हो गए आपके पास एज आउटकम।
नहीं, हेड और टेल की बात कर रहे हैं, समझा नहीं मैं। वो तो आपके ऊपर है ना कि किस तरीके का डेटा है। पहली बात तो आप रो पे कभी भी प्रोबेबिलिटी परफॉर्म नहीं करते, हम क्या करते हैं मल्टीपल आउटकम्स देखते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी परफॉर्म करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ योर मल्टीपल आउटकम्स। ये कितने आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं, अब इसमें अलग अलग किस्म की प्रोबेबिलिटीज होती हैं और इवेंट्स होते हैं। प्रोबेबिलिटीज में अलग अलग किस्म की, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह की प्रोबेबिलिटीज भी आप देखते हो कि जहां पर आपके पास कभी कभार हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास कितने ज़्यादा आउटकम्स आ रहे हैं एक जैसे, कितनी ज़्यादा बार हेड आया, कितनी ज़्यादा बार टेल आया, कितनी ज़्यादा बार फलाना आया, कितनी ज़्यादा बार नो आया, कितनी ज़्यादा बार यस आया। हमने ये देख लिया भाई कितनी बार यस आ रहा है, कितनी बार नो आ रहा है, तो हम उसके ऊपर भी प्रोबेबिलिटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ ये परफॉर्म कर रहे हैं कि हेड या टेल में से क्या आएगा, समझने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं सिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ हम टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं कि यही टर्मिनोलॉजीज आपकी यूज होंगी प्रोबेबिलिटी के अंदर। आपको कहा जाएगा भाई इवेंट परफॉर्म हुआ, आप बोले इवेंट है क्या, पहले वो तो देखें। अब इसी तरीके से जब आपने ट्वाइस रन किया तो आपके पास इवेंट आया, वैसे डायरेक्टली लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आया टेल हेड, अब इवेंट कितने आए, एक आया। सैंपल स्पेस क्या है, 4 है सैंपल स्पेस के अंदर। जो आपके पास एज इवेंट आया वो क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और ट्रायल क्या होता है, आउटकम क्या होता है। अब आते हैं थोड़ा सा मोर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन और यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ योर इवेंट्स। अब हमारे पास अलग अलग किस्म के इवेंट्स होते हैं, लिसन हियर। अब आपके पास अलग अलग किस्म के इवेंट्स होते हैं, देयर आर सम टाइप्स ऑफ इवेंट्स। नंबर 1 टाइप इज सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब आपको पता है भाई, आपने फॉर एग्जांपल एक पॉइंट टॉस किया है तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिंपल इवेंट, एक ही आउटकम आपके पास आएगा, सीधी सीधी बात। यहाँ पे भी लिखा हुआ आल्सो नोन एज एन एलिमेंट्री इवेंट, अ सिंपल इवेंट इज एन इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन आउटकम। एग्जैक्टली आपके पास एक ही आउटकम आएगा, आप पॉइंट या फिर आप डाइस को रोल कर रहे हो, आपके पास एक आउटकम आया, आपको पता चल गया ये आपके पास आउटकम है, ठीक है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, दैट इज व्हाई वो क्या था, रैंडम एक्सपेरिमेंट था। फॉर एग्जांपल व्हेन रोलिंग अ फेयर 6-sided dice, गेटिंग अ 3 इज अ सिंपल इवेंट, सिंपली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड मतलब 2-3 इवेंट्स एक साथ आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे क्या, कंपाउंड इवेंट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल इवेंट्स। यही जो आपके पास सिंगल आउटकम वाले एक, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट एक साथ परफॉर्म किए जाएं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल 2 डाइस आप एक साथ परफॉर्म कर रहे हो तो 2 आएंगे आपके पास अलग अलग, कंपाउंड हो जाएगा, एग्जैक्ट, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल में, अ डाई द इवेंट rolling an odd number is a compound event because it consists of 3 simple events, rolling 1, rolling a 3, rolling a 5. What does it mean? इसका मतलब क्या है, देखिए कंपाउंड इवेंट का मतलब ये नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं, सैंपल स्पेस 6 ही है यहाँ पे, इवेंट आपके पास 3। फॉर एग्जाम्पल आपसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम बात कर रहे हैं, आपसे प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हाइल रोलिंग अ डाइस। आप एक डाइस को रोल करते हो, आपके पास 3 आउटकम आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी बार, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है,
1/6, 1/6 आपने कैसे निकाला? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अच्छा, फेवरेबल आउटकम क्या होता है? जो आपको चाहिए। फेवरेबल मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है? जो आपको चाहिए, विच इज योर फेवरेट। आई वॉन्ट 3। आउटकम क्या था? फेवरेबल आउटकम क्या था? 3। तो टोटल नंबर कितने? एक। एक ही नंबर चाहिए 3, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। वो क्या है? 6। 1/6। अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, अब आपने मेरा फेवरेबल आउटकम्स क्या है? ऑड नंबर्स। तो 1 से लेकर 6 के दरमियान ऑड नंबर कितने? 1, 3, 5। दीज आर ऑड नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। तो अब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। क्यों? क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर कंपाउंड इवेंट। क्यों? क्योंकि अब की बार जो आउटकम आ सकता है वो सिर्फ 3 नहीं है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, वो 5 भी आ सकता है। डाइस एक ही रोल हो रहा है, लेकिन आउटकम मल्टीपल हो गए। पहले हमारे पास था कि भाई एक ही आउटकम आएगा, दैट इज सिंपल इवेंट। अब आपके पास आ गया मल्टीपल आउटकम्स आ सकते हैं, दैट इज कंपाउंड इवेंट। एक ही दफा डाइस रोल हो रहा है, 3 आ सकते हैं ये पूछा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा कि 3 आएंगे। आपने डाइस रोल किया, आपको क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो अब एक ही आउटपुट आ रहा है, आ सकता है पॉसिबली। जो आपको चाहिए फेवरेबल जो आपका है वो एक ही है, दैट इज सिंपल इवेंट। आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आएगा, पर एक ही आउटकम आएगा ना। अब आपको कहा, आप चाहते हो कि नहीं, मेरा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो ये है, रोल अ डाई, ठीक है, लेकिन जो आपको आउटकम चाहिए, जो आपको इवेंट्स चाहिए, वो आपको चाहिए 1, 3 और 5। अगर इन तीनों में से आता है तो से यस, अगर इन तीनों में से नहीं आता तो से नो, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर जो आपको फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, इवेंट्स कितने हो गए? 3। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। 3 वो तो प्रोबेबिलिटी हो गई ना, वो हम आगे देखेंगे फॉर्मूला, उसको छोड़ दो। फिर आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? When one event does not affect another event, एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फ्लिप अ कॉइन एंड रोल अ डाई। इवेंट क्या है? मैं चाह रहा हूं एक्सपेरिमेंट क्या है? एक कॉइन को फ्लिप करो और डाइस को भी रोल करो एक साथ। आपने कॉइन भी फ्लिप किया, डाइस को भी रोल कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल कॉइन में आया हेड, तो अगर कॉइन में हेड आया तो क्या जो आपने रोल किया था डाइस, क्या उसके कुछ नंबर्स में चेंजिंग आएगी? नहीं। क्या वो उसको इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल रोल आपने साथ में रोल डाइस किया, उसने दिया 3, तो क्या आपका जो कॉइन है वो ऑटोमेटिकली टेल बन जाएगा? क्या वो इफेक्ट करेगा उसको? नहीं करेगा। बेचारे मास्क वाला कौन है? ये क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, कौन सा? इंडिपेंडेंट क्या होता है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कुछ और बताओ, कुछ और एग्जाम्पल दो। इस तरह से देख के वो सब दे देंगे, तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? बातें नहीं करो ना, आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आवाज यहाँ तक पहुंच रही है तुम लोगों की। सुन रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आंखें भी लगा के सुनो।
तो क्या था भाई, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लिप अ कॉइन और रोल अ डाई एक साथ आपने किया, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट आपका हेड आता है तो क्या वो दूसरे इवेंट को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा भाई। रोलिंग डाई में से कुछ भी है, उसका हेड और टेल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। द आउटकम ऑफ द कॉइन फ्लिप डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट और आउटकम ऑफ योर डाई फ्लिप। दूसरा होता है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या, इफ यू ड्रॉ 2 कार्ड फ्रॉम अ डेक, आपके पास एक कार्ड का डेक पता है क्या होता है? कार्ड डेक, जो पत्ते जो होते हैं, जो आप कार्ड्स देखे होंगे, आप लोगों ने, खेलने वाले नहीं हो लेकिन देखे तो होंगे, या ऊनो टाइप के देखे आपने, ऊनो कार्ड। उसमें आपके पास एक कंप्लीट डेक कहते हैं हम उसको, यार आप उर्दू में क्या बोलेंगे, गड्डी। अगर फॉर एग्जाम्पल जितने भी कार्ड्स आपके पास, द कलेक्शन ऑफ द कार्ड समझ लो, ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ द कार्ड्स, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग हमारे पास टाइप्स होते हैं कार्ड्स के, ठीक है, जिसमें आपके पास कौन कौन से होते हैं? हार्ट होता है, डायमंड होता है, स्प्रेड होता है, डायमंड हो गया, एक और होता है एस होता है, एस, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास हर के पास अलग अलग नंबर होता है, ठीक है, जैसे कि हर्ट्स का 1 ऑफ हर्ट्स, 2 ऑफ हर्ट्स, 3 ऑफ हर्ट्स, ठीक है, किंग ऑफ हर्ट्स, क्वीन ऑफ हर्ट्स, तो ये सारे आपके पास अलग अलग कार्ड होते हैं। अब आपके पास एक डेक है, दो दफा इवेंट्स दो हैं, क्या आपको दो कार्ड निकालने, तो आपने दो कार्ड निकाले तो आपके पास जाहिर सी बात है दो अलग अलग कार्ड आएंगे। अब एक कार्ड आपने निकाला क्वीन ऑफ हर्ट्स, तो क्या दोबारा क्वीन ऑफ हर्ट्स उसमें से निकल सकता है? नहीं निकल सकता, बिकॉज वन इवेंट हैज अफेक्टेड द अदर इवेंट। अब की बार जो आपके पास पॉसिबल आउटकम होगा वो कंप्लीट कार्ड में से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप, हाँ 52 होते हैं कार्ड्स, ठीक है, आपने एक निकाल लिया तो अब पॉसिबल आउटकम 52 नहीं रहे, अब 51 हो गए। तो एक इवेंट ने दूसरे इवेंट को अफेक्ट कर दिया, दैट इज अ डिपेंडेंट इवेंट। किसके अंदर? ठीक है, सही है, जो तुम्हें समझ आ रहा है, जैसे समझ आ रहा है, मैंने तुम्हें और आसानी तरीके से बताया, क्योंकि देखो कार्ड्स के अंदर एक जैसे दो कार्ड नहीं होते हैं। आप जो बोल रहे हो उसके अंदर एक जैसे दो हो सकते हैं ना, अगर एक जैसे दो हुए फिर कार्ड में नहीं होते हैं, तो एक चीज दूसरे चीज को अफेक्ट जब करेगी तब हम बात करते हैं। हाँ डिपेंडेंट होगा ना, इंडिपेंडेंट कैसे होगा? दो बॉक्सेस, दोनों बॉक्सेस में अलग अलग, अगर एक ही में है तो डिपेंडेंट हो गया। अब 10 थे पहले, सब अलग अलग कलर के थे, एक कलर का आपने निकाला, दोबारा वो कलर का वो नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर, राइट, तो वो डिपेंडेंट हो गया। हाँ तब इंडिपेंडेंट हुआ। क्यों? लेकिन तब भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है, क्या कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कम हो गए, तो प्रोबेबिलिटी भी तो चेंज हो गई ना। अब एक निकल गया, दूसरे की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। पहले अगर फॉर एग्जांपल आपने बोला था भाई या तो व्हाइट आएगा या तो ब्लैक आएगा, ठीक है, व्हाइट थे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक इवेंट, और सॉरी क्या कहते हैं, लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यू हैव टोटल ऑफ 10 balls इन अ बैग, ठीक है, 4 आर white and other are black color, ठीक है। what would be the probability of getting white? 4/10। क्यों? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, आस्क फेवरेबल आउटकम्स कितने, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हो जाएगा 4/10, तो 0.4 मतलब 40% चांस है कि आपके पास व्हाइट बॉल आ सकता है। लेकिन जैसे ही एक व्हाइट बॉल निकाल दिया, एक बॉल आपने, भले व्हाइट हो या ब्लैक हो, आपने एक निकाल लिया, या चलो व्हाइट निकाल दिया, ठीक है, आपने व्हाइट निकाल लिया, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दूसरे इवेंट की? 3/9 हो जाएगी। 3/9 आप जब निकालोगे तकरीबन तकरीबन 2.8 और 3 के दरमियान 33% आपके पास आ सकता है कि भाई व्हाइट आ जाए। तो देखो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, एक इवेंट ने दूसरे इवेंट को अफेक्ट कर दिया। भले हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दो अलग अलग बॉक्सेस हैं, दोनों बॉक्सेस में 5 क्या क्या कहते हैं बॉल्स पड़ी हुई हैं, एक में 2 और 3 है, 2 व्हाइट है 3 ब्लैक है, दूसरे में 3 ब्लैक है और 2 व्हाइट है फॉर एग्जांपल, वो अलग अलग है, एक को आपने एक बैग से निकाला तो वो दूसरे बैग को अफेक्ट नहीं करेगा, दूसरे पर ना बैग की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी ना कोई आउटकम चेंज होगा, तो इसको हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। ठीक है, दोबारा आते हैं, फिर हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? हाँ, ये कि वो इवेंट अगर जैसे कॉम्प्लेक्स मैंने बताया ना, तो उन दोनों में से कोई एक होगा, वो दोनों एट ए टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। exactly. Two events are mutually exclusive or disjoint if they cannot both occur at the same time. एक ही टाइम पर दो सेम इवेंट्स परफॉर्म नहीं हो सकते। आप चाहते हो दो इवेंट परफॉर्म हो, लेकिन आप उसको एक ही टाइम पे परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड हुआ है, दोनों अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं परफॉर्म किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, व्हेन रोलिंग अ डाइस द इवेंट रोल अ 2 एंड रोल अ 4 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज अ सिंगल रोलर ऑफ द डाई कैन नॉट रिजल्ट इन द बोथ 2 and 4। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि भाई आपको फेवरेबल आउटकम्स क्या है, आपके इवेंट क्या है, मैं कह रहा हूं भाई या तो 2 है या तो 4 है, दिस इज माई फेवरेबल आउटकम और एन इवेंट, तो 2 आए या तो 4 आए। अब आपने एक डाइस रोल किया, ठीक है, तो या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो कोई दूसरा आएगा, लेकिन एक साथ 2 और 4 दोनों आ सकते हैं? नहीं आ सकते। दैट इज व्हाई दीज इवेंट्स आर बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि आउटकम्स आपके पास ऑड नंबर में आने चाहिए, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 3 इवेंट्स हो गए आपके। ठीक है, अब ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब आप उसको रोल करोगे तीनों में से कोई एक ही आ सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। Yes, that is why this is mutually exclusive। दोबारा समझाओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है दो इवेंट्स एट अ टाइम दोनों नहीं आ सकते। नहीं ना, पर उसमें तुम्हारा इवेंट भी तो एक ही होगा ना कि भाई मेरी ही टीम जीते, सामने ये बोलोगे कि मेरी भी जीते सामने वाली भी जीते, पर उसमें इवेंट तो तुम एक ही काउंट करोगे ना, दोनों थोड़ी करोगे। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ही डाइस वाला ही है। आपने कहा भाई डाइस है आपके पास, आपने कहा कि भाई इसको आप एक दफा रोल करो, ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, टू रोल अ डाई वंस। ठीक है, आउटकम कितना इसका, अपना क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कितना है, 6। वेरी गुड। आई एम टॉकिंग अबाउट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आई वांट ऑड नंबर्स टू कम, ऑड नंबर आने चाहिए। ऑड नंबर कितने, 3। इवेंट कितने हो गए, 3 इवेंट्स हो गए आपके पास। ये तीनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको एक दफा रोल करोगे या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा।
या तो 5 आएगा। क्या 1 2 3 1 3 5 एक साथ आ सकते हैं? नहीं। दैट इज वाई दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एट अ टाइम दो नोन आउटकम्स नहीं आ सकते आपके उस इवेंट उस एक्सपेरिमेंट में से। नहीं ना, सिक्के में आउटकम भी तो दो ही है ना, सैंपल स्पेस। नहीं, एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ, आप अगर आउटकम ज्यादा होना जरूरी नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। हाँ, उसमें एक ही आएगा, लेकिन कहने का मतलब आप उसमें फेवरेबल आउटकम एक ही कर सकते हो ना। आप अपना इवेंट तो एक ही बनाओगे कि भाई या तो हेड है या तो टेल है, राइट। अब फॉर एग्जांपल आप चले जाते हो डाइस के ऊपर, तो डाइस में आपके पास सैंपल स्पेस ज्यादा है, तो आप एक से ज्यादा चीज चूज कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि भाई 1 और 2 आए, 1 आए या 2 आए, दोनों में से कोई सा भी नहीं आए तो नहीं आए। अगर आ रहे हैं इवेंट उसकी बात चल रही है ना, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। प्रोबेबिलिटी का मकसद ही यही है ना, आपके पास कितना चांस है कि 1 और 2 आ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1 आ रहा है तो उसका चांस क्या है? 1/6। अगर आपसे कहा जाए 1 और 2 आ रहे हैं तो आपका चांस क्या है? 2/6। तो मतलब 30% चांस हो गया। अगर आपसे कहा जा रहा है ऑड आ रहा है तो 3/6 मतलब 50% चांस हो गया। फर्क तो आ गया ना। 50% चांस की बात की जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा कि आएगा ही आएगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो अनटिल एंड वो चीज आपके सामने नहीं होती, तभी तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला रूल क्या पढ़ा कि उसका आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते व्हाट इज द आउटकम। बारिश होगी या नहीं होगी, आप कह रहे हो यार होनी चाहिए, या आपकी प्रोबेबिलिटी है। क्यों? आप कह रहे हो यार मैंने मौसम देखा 50% चांस है बारिश होनी चाहिए, तो ये आप चाहते हो, नहीं हुई तो क्या करें, नहीं हुई, और 50% चांस तो था ना, राइट। जब भी आप कोई एआई या फिर मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग एल्गोरिथम जब आप यूज करते हो, इनके अंदर आपके पास कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होता, पॉसिबल रिजल्ट होता है। अब ये पॉसिबल रिजल्ट क्या है कि भाई 50% चांस है, 80% चांस है, 90% चांस है। जो चांस है इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, कि मुझे उसको ये लगता है 80% उसको ये लगता है कि यार ये चोर है, फॉर एग्जाम्पल 80% उसको लगता है कि दिस इज अ थेफ्ट, वो 80% लगता है। कि पता चल रहा है कि कोई जो ना हुडी वगैरह पहन के आ गया उसी घर का फर्द है, तो आप नहीं कह सकते कि वो नहीं है। हम तो चांसेस पे ही काम कर रहे हैं ना। तो आप 80% चांस किसी चीज का आपको लगता है दैट इज मोर देन एनफ, तो वो ऐसी तरीके से बात काम किया जाता है। एक्सक्लूसिव इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ बिल्कुल, एक वक्त एक ही आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता। Exhaustive events. A set of events is exhaustive if at least one of the event must occur when the experiment is performed. मतलब एक लाजमी होगा। एग्जैक्टली, वो भी कह सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई 40% आपके पास चांस, आपने व्हाइट बॉल निकालना है, आपने क्या किया, ब्लैक बॉल अलग ही कर दिया। आपके पास एक बॉक्स है जिसके सिर्फ व्हाइट है, उसमें ओनली व्हाइट है। दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर 40% चांस है व्हाइट आएगा, 60% चांस है ब्लैक आएगा। अब दो इवेंट आपको कहा जा रहा है कि दोनों बॉक्सेस में से आप एक एक बॉल चूज करो। तो यहां पर एग्जॉस्टेड इवेंट आ गया, क्या कि उस एक बॉक्स में से व्हाइट लाजमी आएगा, क्योंकि उसमें है ही सारे व्हाइट। दैट इज व्हाई दैट इज एग्जॉस्टेड इवेंट, मतलब जिसमें दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट जिनमें से एक इवेंट जरूर आएगा, व्हिच इज मस्ट टू अकर, लाजमी आएगा। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दी, दो बॉक्सेस, दो बैग्स कंटेनिंग ऑफ 5 बॉल्स ईच, ठीक है, हर बैग के अंदर 5
बॉल पड़े हैं। पहला बैग जिसमें 5 के 5 वाइट है, दूसरा बैग जिसमें 3 वाइट है और 2 ब्लैक है। अब जब आप दोनों इवेंट परफॉर्म करोगे, आपने कहा कि दोनों बैग में से वाइट आने चाहिए, जो फर्स्ट बैग होगा दैट इज एग्जॉस्टेड। क्यों? क्योंकि उसमें से वो एक वाइट लाजमी है, उसमें है ही सारे वाइट, राइट? दैट इज योर एग्जॉस्टेड इवेंट व्हिच विल मस्ट टू अकर, लाजमी परफॉर्म होगा, लाजमी अकर होगा। इसमें कोई सवाल तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, एक और होता है इम्पॉसिबल इवेंट एंड सर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? एग्जैक्टली अगर आपसे कहा जाए कि रोल अ डाइस एंड 7 कम्स, भाई इवेंट तो मैंने सोचा है ना, मैंने तो सोचा है इवेंट कि भाई 7 आना चाहिए। अब आप कहोगे 7 तो आता ही नहीं है, दैट इज योर इम्पॉसिबल इवेंट, और यू कैन से अ सर्टेन इवेंट व्हिच कैन नॉट बी परफॉर्म, जो नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। अगर आपसे कहा जाए हेड टेल, आप एक कॉइन टॉस करो और वो बीच में रुक जाए, दिस इज ए इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि हो सकता है कोई रीजन हो भले, पर वो निग्लेजेबल रीजन होता है। जब आप पूरे सेंटर में रुक जाए, निग्लेजेबल होता है वो, बहुत ही कम, कभी का आप देखो उसको आप नहीं मानोगे कि उसको हम जीरो ही समझते हैं। तो कहने का मतलब दीज आर इम्पॉसिबल इवेंट्स। डाइस रोल किया, 7 आ गया। आपने कहा एक बैग है, उसके अंदर व्हाइट बॉल्स है 5, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और मैं कह रहा हूँ यार रेड बॉल निकाल के, इम्पॉसिबल इवेंट, उसमें रेड बॉल है ही नहीं तो कहां से निकाल के। अब थोड़ा सा इसको डेटा साइंस की तरफ लेकर आते हैं। आपने कहा मैं बेचता हूँ शर्ट्स और पैंट्स, ठीक है। आपने कहा डेटा इसमें से आप मुझे डिसीजन मेकिंग निकाल के दो कि भाई क्या हमारी दुकान के ऊपर जूते बिकेंगे। आपने ना जूते कभी बेचे, ना आपने कभी उसका कोई एडवर्टाइजमेंट लगाई, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो मैं उसमें से कैसे कोई डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ? नहीं कर सकते। दैट इज योर इम्पॉसिबल इवेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इवेंट टाइप इट इज, ताकि फिर हम उस हिसाब से उसके ऊपर काम करें। जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते ना, नहीं जरूरी थोड़ी है यार। यहाँ सुनो, सवाल अच्छा किया उसने। सवाल ये कर रहा है कि सर क्या सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप बात कर रहे हो टॉस 2 कॉइन्स एट वंस, 2 कॉइन्स एक साथ आप रन कर रहे हो। आपने कहा भाई एक में हेड आया, दूसरे में टेल आ रहा है, ठीक है, दोनों में हेड आया, एक में टेल आया। तो आप जब इसकी बात करोगे तो आपने यहाँ पर देखा कि जो 2 इवेंट्स आपने बताया वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म हो रहे थे, वो आपस में कभी एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो? अगर आप बोलते हो कि नहीं, आपने कहा भाई ठीक है यहाँ पे तो 2 इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट कर लेते हैं कि डिपेंडेंट के अंदर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्सक्लूसिव हो? हाँ बिल्कुल। अगर वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक टाइम पे एक ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। जैसे कि टेक टेक 1 कार्ड फ्रॉम अ डेक, ठीक है, या तो वो क्वीन ऑफ हार्ट होना चाहिए या तो वो क्वीन ऑफ एस होना चाहिए। एक टाइम पे एक ही आएगा। हाँ, अब इधर एक और चीज है, क्या आपने कहा कि भाई टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम द डेक, अब क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? कैसे नहीं है? अगर मैं आपसे कहूं टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम द डेक, वन शुड बी क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड वन शुड बी क्वीन ऑफ एस, तो यहां पर क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, फर्क तो पड़ रहा है ना, डिपेंडेंट तो है, लेकिन चलो ठीक है, हाँ फर्क नहीं पड़ रहा।
क्योंकि कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ा, वो डिपेंडेंट में ठीक है, लेकिन हम बात करें एक्सक्लूसिवली, तो एक्सक्लूसिव नहीं, आप दोनों को एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। आपने एक कार्ड निकाला या दोनों कार्ड एक साथ निकाल लिए तो क्या हो गया? ये तो नहीं है ना कि आपने एक ही निकालोगे पहले, आप दोनों एक साथ निकाल सकते हो, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। तो कुछ होते हैं इसलिए, सारे नहीं होते। आप ही नहीं कह सकते सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। वहाँ पर भी नहीं होते, वहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना। तो ये डिपेंड करता है ऑन योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा इवेंट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटीज। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी के मैं कुछ यहाँ पे तो खैर नहीं लिखे हुए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया अभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर कभी किसी चीज की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यू वांट सम परसेंटेज कि भाई कितना परसेंट चांस है कि आपका वो इवेंट परफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। उसका वो बताया था मैंने आपको, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट ऑड नंबर्स, तो टोटल इवेंट कितने हैं? 3 डिवाइड बाय 6। तो ये आपके पास चांस हो गया कि भाई 50% चांस है आपके पास ऑड नंबर का। तो कहने का मकसद, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से काम होता है? प्रोबेबिलिटी इज फॉर दी प्रिडिक्टिंग एनी आउटकम और एनी इवेंट फ्रॉम दी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बाद में हो या नहीं हो, ये एक्सपेरिमेंट ही तो है। आपको कहा जा रहा है कि भाई मुझे बताओ, मुझे एटीएम खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट है, आप ही को तो पता लगाना है। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि भाई कितनी परसेंट चांस है कि मेरे पास जवाब यस में आएगा या नो में आएगा। ये आपका ही है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कॉइन को टॉस करो, तो कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो कितना परसेंट चांस है कि आपके पास हेड आएगा? 50% चांस है, या 0.5 बोल सकते हो आप। तो कहने का मतलब 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो वो 50% चांस हो जाएगा आपका, विच इज एक्यूरेसी भी कह सकते हो आप इसको। आठ बार हेड आया, 2 पॉइंट आया, इसमें अगर कुछ रकम चेक करें कि भाई इसका इतना चांस है। एग्जैक्टली। अब इसको हम क्यों चूज करते हैं? अगर ये इस तरह का परफॉर्म करना होता है, वो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो बात करें, इसको हम कहते हैं जो ट्रायल्स के ऊपर बेस्ड है, कि कितना ट्रायल्स आ रहे हैं, कितने आउटकम्स आ रहे हैं आपके पास, कितने अपना फेवरेबल आउटकम्स आए। अब आपके पास टोटल डेटा 10 टाइम, भाई 10 बार आपने टॉस किया है, तो टोटल आपके पास सैंपल स्पेस कितना हो गया? 10 हो गया, 20 नहीं हुआ है, 10 हुआ है, ठीक है। 10 आपके पास आ गया। अब आपने कहा जिसमें से 8 दफा हेड आया है, सिर्फ 2 बार टेल आया है। अब जो नया आपने दोबारा से टॉस किया, यहाँ पर क्या आना चाहिए? ठीक है, तो अब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, भाई 80 है तो 80 डिवाइड बाय 10 आपके पास आ जाएगा भाई 80% चांस है यू आई मतलब हेड होगा। उसके ऊपर हम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ, इसमें हमारे पास एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होता है और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, एम्पिरिकल तब होता है जब आप परफॉर्म कर लेते हो, थ्योरेटिकल तब होता है जब आप थ्योरेटिकली परफॉर्म कर लेते हो। तो ये दोनों चीजों को हमने देखना है आगे, यहाँ पर हम लिखेंगे। अभी फिलहाल मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इन अ सिंपलेस्ट टर्म, probability is a measure of the likelihood that a particular event will occur. If a fundamental concept in statistics and is used to make predictions and inform decisions in a wide range of disciplines, including science, engineering, medicine, economics, actuarial sciences. You can see here where we are using our
प्रोबेबिलिटीज या कहाँ पर हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं सी कि काफी सारे डिसिप्लिन यहाँ पे लिखे हुए जैसे कि साइंस डिसिप्लिन के अंदर आपको पता है प्रोबेबिलिटी का काम होता है। अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हो तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी का काम होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हो तब भी आप प्रोबेबिलिटी से काम करते हो। अगर आप मेडिसिन पे जाते हो तब भी आपको प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटिंग फील्ड में हो तब भी आपको प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप अगर वो साइंस के अंदर तो प्रोबेबिलिटी की क्या जरूरत है, कहाँ पे यूज होती है, कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि सर जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उसकी एक हमने रीडिंग निकाली। तो अगर वो रीडिंग जो है वो 8 बार एक जैसी आ रही है, 2 बार चेंज आ रही है, तो उसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं इसको। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में कैसे यूज होगा, जैसे कि सर कुछ चीजें इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वो तो सोशल हो गया, उसको हम कहते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट। सर जैसे मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अब वो सिविल में भी आती है, पेट्रोलियम में, केमिकल में काफी जगह आती है। हाँ बट उसको जो है ना, हर बार एक्सपेरिमेंट करने में अलग अलग पेरेंट्स को उसकी अलग अलग मतलब वो आती है, आउटकम आता है, कभी कभी सेम भी आता है, तो हम उसको वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप उसी की बात कर लें, मटेरियल की बात कर लें आप, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लो भाई टिन मटेरियल, ठीक है। अब टिन मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी जगहों पे यूज होता है। कितना परसेंट चांस है कि आपका ये टिन मटेरियल रिलायबल है फॉर प्लेन्स, एरोप्लेन्स आपके पास आ रहा है, कितना परसेंट चांस है कि आपका ये रिलायबल मटेरियल है फॉर प्लेन। यू कैन से कि सर पहले प्लेन बनाओ, उसको उड़ाओ, उसमें बंदे बिठाओ, मर गए तो ठीक है, नहीं मरे तो चल जाएगा। ऐसे तो नहीं कर सकते हम। आपको वहां पर ये नहीं प्रोबेबिलिटीज पे काम करना पड़ेगा। यू नीड टू, आपको यहाँ पर सिर्फ अंदाजा ही लगाना है कि भाई ये टिन नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे पता है टिन को मैं अपने हाथों से मोड़ता हूँ। टिन इज लाइट वेटेड बट नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग मटेरियल कि जो प्लेन के वैक्यूम को सपोर्ट कर पाए, या फिर फॉर एग्जांपल स्पीड को सब वो कर सके, क्या कहते हैं, बर्दाश्त कर सके। आपको पता है, आपने प्रोबेबिलिटी लगाई, आपने यहाँ पे चांसेस चेक किए, कितने परसेंट चांस है कि वो वैक्यूम को बर्दाश्त कर लेगा। वार्म होल्स कॉन्सेप्ट, यार ये तो एरोस्पेस की बात तुम कर रहे हो, ठीक है वो, पर ये तो आप ये नहीं कह सकते ना। मैं चाहे बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज हो रही है, तो वो तो सही है। वो तो ये भी है कि भाई अगर आप इसके सराउंड एक चक्कर लगा लो तो आपका टाइम वही रहेगा, हमारा टाइम 1000 साल आगे चला जाएगा। थ्योरी है, इसको परफॉर्म तो नहीं किया हमने, हाइपोथेसिस है ना। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक मटेरियल की बात कर रहे हो कि अगर वो टर्बुलेंस में सर्वाइव कर, अब आपने उसको ट्रायल लिया, ट्रायल अलग अलग तरीके से लिया जाता है, जरूरी नहीं कि उड़ा के लिया जाए। आपके पास अलग अलग सिमुलेशन मशीन्स होती हैं जहाँ पे आप सिमुलेट करते हो टर्बुलेंस को कि भाई इस तरह की टर्बुलेंस आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने उसको भाई 1000 बार ट्रायल किया, 1000 में से 900 बार वो चल गया, 100 बार नहीं चला, तो आप ना चलने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 10%। ठीक है, मतलब 0.1 आ गया आपके पास आंसर। तो यहाँ पर आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ ठीक है, 80% से ऊपर ठीक है, इसको हम चला सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर टर्बुलेंस में पता चल रहा है कि 1000 बार ट्रायल लेने के बाद आपको पता चला कि 700 बार तो वो टूट गया, सिर्फ 300 बार चला, अब आपके पास चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 30% चांस हो गया। 30% चांस पे आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज के बेस हुई होती है। आप क्या करोगे प्रोबेबिलिटी पढ़ के, हम प्रेडिक्ट करेंगे चीजों को। किस चीज को, सर जो भी हमें डेटा तो एनालाइज हो गया। सर जो हमें साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलेंगे, उसकी बेस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेडिक्शन करेंगे। एग्जैक्टली।
आप क्या करोगे कि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनके जरिए आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करते हो। पहली बात तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल आर बेसिकली जब आप बात करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऑल दोज वेरिएबल्स व्हिच आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, एक भी चेंज हुआ तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा, कोई भी एक वैल्यू चेंज हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिपेंडेंट वेरिएबल्स वी क्रिएट अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा ही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं बताने को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट की बात कर लो कि आपने अडॉप्टेबिलिटी लेवल की बात की, अडॉप्टेबिलिटी लेवल के अंदर काफी सारी चीजें थी। इन दी एंड एक आपके पास टेबल कॉलम का नाम क्या था, लास्ट प्रिसिशन रेट था मेरे ख्याल से, तो एडॉप्शन रेट होगा। अब एडॉप्शन रेट क्या है आपका, वाई हो गया, या फिर आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आपने फाइंड करना है या जिसने आपने प्रिडिक्ट करना है कि क्या इसका एडॉप्शन लेवल क्या होगा, क्या इसको अडॉप्ट करेगा ये स्टूडेंट या नहीं करेगा। अब ऑन दी बेसिस पे कैसे करेगा भाई, करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, ये कैसे पता चलेगा? आप उस स्टूडेंट को बिठा के अपने पास तो नहीं बिठा सकते कि हाँ चलो तुम परफॉर्म करो, देखता हूँ मैं आप अडॉप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप उससे सर्वे लेते हो, आप सर्वे में वो कुछ चीजें बताते हैं कि भाई मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, मुझे मजा भी आता है ऑनलाइन पढ़ने में, मेरे पास कंप्यूटर भी है। अब उसके पास कंप्यूटर ही नहीं तो क्या वो अडॉप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो उसका अडॉप्शन लेवल लो हो जाएगा। दीज आर बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस जिनके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं। अब आप क्या करोगे प्रोबेबिलिटी यूज करके, आप प्रिडिक्ट करोगे दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यू कैन से द वाई वैल्यू। तो आपने प्रिडिक्ट करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे। अलग अलग तरीके से होता है, समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं डेटा सेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमने डेटा सेट को और इतनी अच्छी तरीके से नहीं परफॉर्म किया है ना प्रिडिक्शन के लिए। अभी आपको पता है जब आप डेटा सेट को ओपन करते हो आपके पास अलग अलग फीचर्स होते हैं। फीचर तो पता है ना क्या, ठीक है। फीचर्स में कुछ इंडिपेंडेंट फीचर्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट फीचर्स होते हैं। जो इंडिपेंडेंट फीचर, फॉर एग्जांपल क्या आपसे कहा जाए कि क्या इसको फलाना डिजीज है या नहीं, तो आपने कहा भाई यस और नो। ये जो कॉलम है जिसमें बताया जा रहा है कि वेदर दिस पर्सन हैज द डिजीज और नॉट, दिस फीचर इज इंडिपेंडेंट फीचर। आप इसी को प्रिडिक्ट करना है, यस और नो को प्रिडिक्ट करना है। लेकिन किस पे प्रिडिक्ट करना है? ऑन द बेसिस, व्हाट आर द बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे? फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, ऑक्सीजन रेट, ऑक्सीजन लेवल, वाटर लेवल, बीपी, ये सारे डिपेंडेंट्स हो गए, कॉलम्स फीचर्स है ना, ठीक है। आपने क्यों कहाँ पे प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी यूज करनी है वो बता दो। अच्छा एक और चीज, आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज परफॉर्म नहीं करोगे, डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करोगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बैकएंड कॉन्सेप्ट है। आप जब आप प्रोग्रामिंग की बात करोगे पाइथन के अंदर आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन कॉल की सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। पर ये कैसे हो रहा है? प्रिडिक्शन आ कहाँ से रही है, किसने प्रिडिक्ट किया? ऐसे ही प्रिडिक्ट हो गया, ये आपका जानना जरूरी है। क्यों? इससे क्या होगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि जब आप किसी भी डेटा सेट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने जाओगे, कोई भी प्रिडिक्शन परफॉर्म करने, कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पता परफॉर्म करने जाओगे, तो आपको मालूम होगा कि आप इस डेटा सेट के ऊपर कौन सा एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हो। एक नहीं है, हमारे पास मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, कौन सा एल्गोरिथम मेरे काम का है? वही बात बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि यार कौन सा मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ या कौन सा इस डेटा सेट को सूट करेगा। वो तब पता चलेगा जब आप देखोगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की टाइप्स कौन कौन सी है, कौन सा एल्गोरिथम किस प्रोबेबिलिटी की टाइप के ऊपर काम कर रहा है।
ठीक है, तब हम इसको देखते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी इज यूजुअली एक्सपोज एज अ नंबर फ्रॉम 0 and 1 और यू कैन से फ्रॉम 0% to 100%। ठीक है, inclusive a probability of 0 means an event will not happen। जैसे कि आपको कहा गया कि भाई जब आप रोल अ डाइस एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 7 टू कम, अब 7 का प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि ये इवेंट आपके सैंपल स्पेस में है ही नहीं। अगर ये सैंपल स्पेस में होता तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जब वो सैंपल स्पेस में ही नहीं है तो इवेंट का सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी? वो सैंपल स्पेस का सबसेट होना चाहिए इवेंट। अब उसका सबसेट ही नहीं है वो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0, मतलब 0%। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर a probability of 1 means an event will certainly happen। certain event क्या था? लाजमी होगा। लाजमी मतलब वो भी सही है, लेकिन एक बॉक्स उसके अंदर सारे व्हाइट बॉल हैं। अब हमने व्हाइट निकाल, एक्सक्लूसिव क्यों हो गया यार? एक ही इवेंट को बात कर रहा हूँ, 2 थोड़ी कर रहा हूँ। एक इवेंट है वो लाजमी हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करी। इवेंट किसी भी टाइप का हो, वहां पे एक्सक्लूसिव हो गया। और कुछ एक्सक्लूसिव है, मान रहा हूं है, पर ये कौन क्या प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी? 100%, मतलब 1। लाजमी वाइट ही निकलेगा उसमें से। तो 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब क्या होता है? 80% और 50%। 50% मतलब देयर इज 50% चांस कि ये इवेंट परफॉर्म होगा या नहीं होगा। जी क्या यार, मैंने इसमें ऐड किया तो था रैंडम वेरिएबल का। हाँ है तो सही, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जी क्या कह रहे हो? रैंडम रैंडम वेरिएबल, रैंडम क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो यार। यार एक मिनट इधर देखे, सारे बातें नहीं करें। हाँ, उसमें चांस क्यों होगा? मैं तुम्हें कहूँ एक काम करो, रैंडमली जाके किसी के भी टकला बजा दो। अब तुम्हारे इसमें चांस होगा कि मैं पक्का इसी बराबर वाले के बढ़ाऊँ भाई, जिसकी मर्जी बढ़ाना जाके। मैं तुम्हें थोड़ी बोला कि नहीं जाके इसी का ही बजाना है। हाँ ये बोलूँ कि अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ढूंढेगा तो मुझे पता है ये इसको ही जो है ना आके सर पे बजा के जाएगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ सकती है। रैंडम नंबर है, जो मर्जी उठाना उठा के ला के दे, वो तो उसमें प्रोबेबिलिटी का क्या काम? रैंडम नंबर जनरेट करने का मेरा मकसद यहाँ पर ये था कि मैं कोई एग्जाम्पल परफॉर्म कर रहा था। अगर मैं रैंडम नंबर जनरेट नहीं करता तो कोई मसला नहीं, उसमें क्या। अब खुद से लगा लेते तो लगाने में टाइम लगे, 1000 नंबर सोचना है। प्रोबेबिलिटी का क्या? अब तुम ये बोलो, मैं तुम्हें बोला जाए कि जिसका मर्जी टकला बजाओ, तो मैं सोचूंगा यार अभी 80% चांस ये बजाएगा कि नहीं बजाएगा। ये चांसेस की बात ही नहीं, प्रोबेबिलिटी कहां से बात आ गई? अब नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। नंबर 1 इज empirical probability and theoretical probability। ठीक है, empirical का मतलब क्या होता है? empirical probability also known as experimental probability is a probability measure that is based on observed data rather than theoretical assumptions। It's calculated as the ratio of the number of times a particular event occur to total number of ट्रायल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर इवेंट जो आपको चाहिए वो इस मल्टीपल ट्रायल्स में कितनी बार आया। जो अभी आपने सवाल किया था कि फॉर एग्जांपल सर हमने 10 बार कॉइन को टॉस किया, एग्जांपल के लिए सपोज इन आवर 100 टॉसेस 100 बार हमने टॉस किया है, 55 टाइम्स दैट
tails, oh sorry, head comes 55 times and 45 times क्या आया, टेल आया। आपने 100 बार कॉइन को टॉस किया जिसमें से 55 टाइम्स क्या आया है, हेड, 45 टाइम्स क्या आया है, टेल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए, यहां पर हम रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। इंपेरिकल में हम नॉर्मली अजम्पशन पे नहीं चलते, हम आउटकम जो हमारे पास आ चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी चेक की जाती है कि जो हमारे पास आउटकम आ रही है। जब आप अज्यूम कर रहे होगे, आपसे कहा जाएगी भाई अज्यूम करो 100 बार आपने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, तो बताओ हेड कितनी बार आ सकता है, तो आप बोलोगे भाई 100 बार है तो 1/100, ऐसे ही है। आपने 100 बार ऐड किया तो आपने कहा भाई मुझे वो निकाल के दो कितनी बार जो ना आपका हेड आएगा, तो आपको 1/100 आ सकता है, सॉरी 1/200 टाइम्स आ सकता है, राइट। लेकिन जब आप बात करते हो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी की, तो यहां पर हम अजम्पशन पे नहीं देखते, हम ओरिजिनल जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, करंट डेटा जिसमें आपने 100 बार टॉस किया है, 55 टाइम्स हेड आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका है, 45 टाइम्स आपके पास टेल आ चुका है। अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी, व्हाट इज द इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, जो आप नेक्स्ट टाइम जब आप हेड करोगे तो उसकी क्या होगी, कैसे फाइंड की जाए। टू फाइंड दिस क्या करते हैं हम, वी विल सी द नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर इवेंट अकर्स, तो कितनी बार हेड कितनी बार आया, 55 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर कितने, 100, तो 55 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास क्या आएगा, 55% चांस है कि आपका जो नेक्स्ट टॉस होगा वो क्या होगा, हेड होगा, क्योंकि अभी तक जितना भी हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से 55% हेड आ चुका है। यहीं पर अगर टेल के लिए लगाया जाए तो कैसे आप बताओगे, 45%, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है, अब इसमें आपने मुझे खुद बताना है। लेट्स से यू हैव अ बैग ऑफ 50 मार्बल्स, आउट ऑफ दीज 50 मार्बल्स 20 आर रेड एंड 15 आर ब्लू एंड 15 आर ग्रीन। You start to draw marbles one at a time, replacing marble back into the bag after each draw. After 200 draws, you find that you are drawn a red marble 80 times, a blue marble 70 times, and a green marble 50 times. एक बात याद रखें, इसने ड्रॉ किया और वापस डाल दिया, इसे निकाल के अलग नहीं रखा है, अगर अलग रखोगे तो खत्म हो जाएगा, बैग खत्म हो जाएगा क्योंकि वो माइनस हो रहा होगा ना। उसने क्या किया, चेक किया और वापस डाल दिया। अब बताओ कितनी बार यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है, 80 टाइम्स क्या है रेड, 70 टाइम्स क्या है ब्लू एंड 50 टाइम्स क्या है ग्रीन। अब आपने यहाँ पर नमाज पढ़ के वापस आओ और मुझे इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के दो कि इसकी ब्लू मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, रेड की क्या हो सकती है और ग्रीन की क्या हो सकती है। देखो ड्रॉज कितने हुए हैं, आफ्टर 200 ड्रॉज 200 ड्रॉज हुए हैं। नमाज पढ़ के आ जाते हैं, इसकी 40 हो गई ना, 40 और 35 एंड 25 कैसे 200 है ना, 100 से डिवाइड करोगे 50%, 50 को डिवाइड करोगे 2 से 25, और टोटल आपके पास देखें परसेंटेज 100 बन रहे हो, 40 प्लस 35 75 प्लस 25 100%। इंपेरिकल का फॉर्मूला आपने देख लिया, आपका पहले फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है।
दूसरा थ्योरेटिकल का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से ही पता है, मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ एक दफा, which is total number of events divided by total number of possible outcomes. This is the formula for theoretical probability and this is the formula for the empirical probability. Empirical probability जो आपको समझ में आएगी जिसकी दफा वो ट्रायल की दफा आप लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है और जो आउटकम्स आपके आए मैक्सिमम आउटकम ऑन द बेसिस उसके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं empirical probability. जब आप theoretical probability की बात करते हो, it is an assumption. For example, I said कि आप एक dice roll करोगे, ठीक है, उसमें से आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आपने कहा भाई 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये आपका हो गया, वो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये आपके पास हो गया थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कि भाई हमें नहीं पता आउटकम क्या आएगा, ठीक है, हमें पता है 6 आउटकम्स में से कोई एक आ सकता है, ठीक है, कौन सा चाहिए? 3 चाहिए, एक ही है, 1 डिवाइड बाय 6 कर दिया आपने, तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो आपको चाहिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आ सकते हैं, ठीक है, आपको एक ही आउटकम चाहिए था, आ कितने सकते हैं? 6 में से कोई एक आ सकता है, तो 1 डिवाइड बाय 6। एम्पिरिकल के अंदर जो आपके पास आपने 10 बार पॉइंट को क्रॉस कर दिया, 10 बार आपके पास अलग अलग रिजल्ट आ चुका है, ऑन दैट बेसिस जो नेक्स्ट क्लॉज आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या उसके बेसिस पे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आपको एक टास्क देना चाह रहा हूं मैं, कुछ थ्योरेटिकल नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ से इधर से मैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हुआ, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी सिंपल है, सिंपल, जिसका आउटकम का आपको नहीं पता। आपको कहा गया कि आप एक डाइस को रोल करो, आपका फेवरेट आउटकम क्या था? 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको 3 चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक दफा रोल करने पे 3 ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 डिवाइड बाय 6 ना, एक ही आउटकम चाहिए ना आपको, एक इवेंट चाहिए आपको। अगर आप बोलते कि सारे ऑड नंबर के निकाल के दो, फिर आप बोलते भाई 3 डिवाइड बाय 6, दिस इज थ्योरेटिकल, इसका अजम्पशन है, इसका हमें नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन एक आपने कर चुके हो, सिर्फ अज्यूम करते हैं, जो रियल में आपके पास डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी है, इसको हम रेशियो भी कह सकते हो। समझा नहीं? प्रिडिक्शन ही है ना, प्रिडिक्ट ही कर रहे हो आप, एक रेशियो डिफाइन कर रहे हो कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने 100 बार कॉइन को टॉस किया जिसमें से 50% 50 टाइम्स जो है ना वो आया हेड आया और 50 टाइम्स आपका टेल आया, तो आप जो नेक्स्ट आपका टॉस आएगा तो आप उस पर ये बता सकते हो कि यार इसका मतलब 50-50 चांस है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 100 टाइम्स टॉस किया, आपके पास 60 दफा हेड आया और 40 टाइम्स टेल आया, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई अब जो नेक्स्ट टॉस आएगा उसमें 60% चांस है हेड का और 40% चांस है टेल का, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल। अब मैं आपको कुछ टास्क यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, मुझे ये टास्क परफॉर्म करके देना। सबसे पहला टास्क आपने ऐसे दोनों की एक बार याद रखें, जो भी टास्क मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल दोनों प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड आउट करनी यूजिंग पाइथन, ठीक है। मैं एक यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पॉइंट टॉस की बात करते हैं, मैं ये आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कैसे परफॉर्म करना है। आई सेड द क्वेश्चन इज कि भाई कॉइन टॉस, ठीक है, कॉइन टॉस की अगर हम थ्योरेटिकल
प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगी, एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा ना आपको। तो आपका सैंपल स्पेस क्या, एसएस लिख रहा हूँ सैंपल स्पेस को, ठीक है। एसएस इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, सेट में लिख देते हैं हेड और टेल, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गेट करनी है। क्या प्रोबेबिलिटी गेट करनी है कि ये बताओ कि भाई हेड कितनी बार आ सकता है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रिंट हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, सही है, लेकिन प्रोग्रामिंग में निकालना है ना मुझे, प्रोग्रामिंग में लिखता हूँ। क्या करेंगे? स्लाइसिंग करने के बाद टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, वेरी गुड। फॉर एग्जांपल स्लाइसिंग को चलो हम करते हैं, पहले तो हम यहाँ पे देखें प्रिंट कर रहे हैं क्या, थ्योरेटिकल क्या आएगा, एसएस लेंथ ऑफ, वो तो करेंगे, पहले तो लेंथ तो निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ एसएस, ये समझ लो। और आपके फिर आपका आउटकम कितने, एक आउटकम, तो आपने लिखा भाई 1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एसएस, तो आपके पास आ जाएगा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ योर, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, 0., ठीक है। अब एम्पेरिकल के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स, ठीक है। अब आपको सिम्युलेट करना है पाइथन, आपको इसको सिम्युलेट करना है कि 100 टाइम्स आपके पास, आप उसको टॉस करो, जो भी आउटकम आए, हमें नहीं, खुद से नहीं बताएंगे हम 100 दफा आउटकम्स कैसे लिखूं, इसको रैंडमली जनरेट करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रैंडमली जनरेट करना है, तो हमारे पास एक होता है रैंडम का, np.random का फंक्शन होता है, देखते हैं कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पहले तो सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस तो हो गए, वो तो हमें क्रिएट करना है, राइट। अब सैंपल स्पेस के लिए हमने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमें 100 टाइम्स करना था, 100 टाइम्स करना था ना, तो हमने एक काम करते हैं, यहाँ पर np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस क्या करता है, किसी भी कैटेगरिकल आप जब यूज करते हो, क्या कहते हैं, रैंडम क्रिएट करना चाहते हो, रैंडम वैल्यूज क्रिएट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, नॉट वैल्यूज। जब आप वैल्यूज चाहिए होती है 0 से 1, 0 से 100, 1 से 100, 1 से 1000, तो आप डायरेक्ट रैंडम लिखते हो, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे यहाँ पर कैटेगरीज में से क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी आ गई ना, हेड और टेल। आप हेड और टेल को न्यूमेरिकल में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, रैंड इंट, वो इंटीजर वैल्यू के लिए, रैंडम इंटीजर वैल्यू। अगर आप नॉर्म लिखोगे ना, नॉर्म मतलब नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन वाली वैल्यू, जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमने कल किया था, ठीक है। यहीं पर आप चॉइस यूज करते हो, चॉइस में सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि चॉइस किस में से करनी है। हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए और टेल चाहिए। कितनी वैल्यूज चाहिए, साइज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू चाहिए, 100। फिट करके देखते हैं, ये आपका रैंडमली एक एरे जनरेट हो गई, एनपी एरे, जिसने हमें टोटल 100 आउटकम्स दे दिए रैंडमली, ठीक है। दोबारा रन करोगे चेंज हो जाएगा, दोबारा रन करोगे चेंज हो जाएगा, तीन हो रहा है।
रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है, हम खुद से जनरेट कर रहे हैं। तो रैंडम है ना, 100 बार टॉस किया, जरूरी तो नहीं है हर बार अलग आएगा, सब हो सकता है पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड नहीं आ सकता। तो यहां पर आपके पास 100 वैल्यूज आ गई। अब हमें इसमें से इसकी एम्पेरिकल रेशियो निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाए? वैल्यू काउंट का फंक्शन क्या है? हाँ, वी डॉट, तो वो तो पांडास में होता है ना, तो इसको अगर मैं पांडा सीरीज बना दूं तो क्या सही नहीं है? पांडा सीरीज कैसे बनाई जाए? एस एस 1 इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, उसको हमने क्या दे दिया? एस एस 1। सी, तो ये आपकी सीरीज बन गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप सीरीज बन गई। अब आप इसके ऊपर अपना वैल्यू काउंट परफॉर्म कर सकते हो, तो क्यों ना हम इसके ऊपर वैल्यू काउंट परफॉर्म करें। डॉट क्या लिखूं? वैल्यू काउंट। ठीक है, वैल्यू काउंट्स आ गए। हेड का कितना आया? टेल, और टेल का कितना आया? 52। हेड का कितना आया? 48। हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए। हेड का कितना आया? आ गया। अब एक और चीज, यहां पर इसने रो काउंट तो दे दी। अच्छा, ये चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि हमने रैंडम किया, पहले 48 था, अभी 50 हो गया। जितनी बार भी रन करोगे वो चेंज होता रहेगा बार। तो कहने का मतलब अब आपके पास आ गया कि भाई हेड का हमारे पास 50 टाइम्स हेड आया है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली डिवाइडेड बाय क्या करूं? क्या दोनों नंबर कैसे निकालूं? लेंथ ऑफ एस एस 1। तो ये आपके पास आ गया, आ गया। ये भी तरीका ओके। दिस इज दी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। फंक्शन? कौन सा फंक्शन? हाँ हाँ, आप अपना खुद का फंक्शन बना लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो आपके पास आ गया, जो आपका फॉर्मूला था आपने उस फॉर्मूला के अंदर इसको पुट कर दिया, वो आ गया। हाँ, टोटल हेड जितनी बार आया, ये एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हो गई ना। जो थ्योरेटिकल थी उसमें हम अज्यूम कर रहे थे कि भाई अगर एक दफा आप टॉस करोगे तो वो दो में से कोई एक ही आएगा और हेड के 1/6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, तो वो हम तब अपॉन करते हैं, यूज करते हैं, जब आपके पास पहले से एक आउटकम्स अवेलेबल हैं। आप उनके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि यार आप बताओ इनके बेसिस के ऊपर हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। दैट इज योर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। अब आपने क्या किया? वैल्यू काउंट किया, हेड निकाला, हेड की वैल्यू काउंट्स को आपने डिवाइड बाय एसएस, मतलब टोटल नंबर ऑफ अपना ट्रायल्स को डिवाइड कर दिया, आपके पास यहाँ पर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी आ गई। एक तो ये तरीका ओके। एक और तरीका, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। वैल्यू काउंट के अंदर एक आपके पास पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है नॉर्मलाइज। इसको आप ट्रू कर दो, तो ये ट्रू जब आप कर दोगे तो ये भी आपको बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ योर हेड निकाल के देगा। जो हेड का प्रोपोर्शन आपकी इस कंप्लीट डेटा सेट के अंदर है वो आपको निकाल के दे देगा। वो भी एक तरीके का रेशियो ही होता है, वो भी इसी तरीके से फाइंड किया जाता है कि हेड काउंट डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज है। तो आप ऐसे परफॉर्म करो या फिर फॉर्मूला में पुट करो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकता है। नॉर्मलाइज क्या कर रहा है? प्रोपोगेशन ऑफ योर हेड। हेड लिखा ना मैंने यहाँ पर,
अगर मैं हेड डालूंगा तो ये सबकी प्रोपोगेशन बता देगा कि कितनी रेशो आ रही है दोनों की, हेड और टेल की क्या क्या रेशो आ रही है। तो हमें सिर्फ हेड की रेशो चाहिए थी, हमने हेड की रेशो निकाल दी, वो आपकी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में ही आती है। आप ऐसे निकालो या आप फॉर्मूला में पुट करो, इस सब के आप कैसे निकाल लो, आप रन करते जाओ, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये चेंज होता रहेगा। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अब आपको एक सवाल देता हूँ, सवाल आपके लिए ये है, पहले तो इसको मत करते हैं। Now here you can see the question is you need a here there is a scenario of a bag has 3 red balls, 5 blue balls and 2 green balls. आपको करना है कि सबसे पहले theoretical probability of picking a blue ball, ठीक है, ब्लू का निकालना चाहे वो भी ठीक है, अगर आप सबका निकालना चाह रहे हैं सबके लिए ठीक है, मुझे सिर्फ ब्लू का चाहिए। तो अगर मुझे ब्लू का चाहिए तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, क्यों ना हम इस एसएस को पहले टीडी डॉट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले हो जाए यार, तुम उसको छोड़ दो, ऐसे सो रहे हैं 10 से सो रहे हैं। ये आपके पास आ गया। अब आपके पास स्पीडी डॉट सीरीज बन चुकी है। मैं एक मिनट स्प्रिंट को बंद कर देता हूँ ताकि ये हम लोग ये कम ना करें। ओके, चल रहा है, ठीक है। अब आपके पास सीरीज में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम बात करें सीरीज में आपके पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ब्लू की क्या चाहिए थी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमने यहाँ पे भाई प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, एफ ऑफ एफ स्ट्रिंग, और मुझे चाहिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल is access dot value count। ठीक है, सिंपल काउंट करना है हमें। क्या चाहिए, ब्लू चाहिए, ब्लू डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एसएस। तो आपके पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आ चुकी है, आ गई, ठीक है। 0.5 और यू कैन से 50% चांस है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में कि आप जब एक बॉल निकालोगे वो आपके पास क्या आएगा, ब्लू बॉल होगा, ठीक है। अब उससे उसके बाद हमें यहाँ पर एक सैंपल स्पेस क्रिएट करना होगा, किसका, कि 100 टाइम्स ये ट्रायल रन हुआ है, और 10,000 टाइम्स ये ट्रायल रन हुआ है। तो सबसे पहले हम ट्रायल एक एक वेरिएबल बनाते हैं। ट्रायल्स कितने हमारे 10,000, ठीक है। और उसके बाद राउंड्स लगा लेते हैं, या फिर राउंड वैल्यू लगा लेता हूँ, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके अंदर हमने np डॉट रैंडम और डॉट चॉइस, क्या किस में से चूज करना है, एसएस में से। क्या चूज करना है, कितनी बार साइज लिखना है ना हमें, तो साइज कितनी बार चूज करना है, कितनी मतलब हमें आउटपुट चाहिए इसके, ट्रायल। ट्रायल्स आपके पास आ गया, नाउ वेरिएबल आ गया। आप चाहो तो इसका चेक कर सकते हो। मेक द इसको राउंड वैल्यू, नहीं जाएंगे, फोकस करना पड़ेगा। राउंड वैल्यू इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, दोबारा कर लेते हैं इसको हम सीरीज के अंदर कन्वर्ट, और ये हमारा हो गया राउंड वैल्यू। अब हमारे पास राउंड वैल्यूज भी आ गई, हमारे पास सैंपल स्पेस तैयार हो चुका है 10,000 टाइम्स, मतलब ये आपका बॉल पिक हो चुका है। उसमें से अब वो जितनी बार भी ब्लू आ रहा है, जितनी बार भी ग्रीन आ रहा है, जितनी बार भी रेड आ रहा है, तो उसकी सबकी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक लूप चला देता हूँ, फॉर बॉल इन राउंड, या एसएस का एसएस डॉट यूनिक
तो आपके पास बॉल आ जाएंगे सारे के सारे, पहले रेड आएगा फिर ब्लू आएगा फिर ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इन सब का एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी प्रिंट करनी है, तो मैंने सोचा भाई प्रिंट करो। क्या प्रिंट करना है? प्रिंट क्या करना है? बॉल, या एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल फलाना इज क्या है? राउंड वैल्यू डॉट वैल्यू काउंट्स, और इसमें से हमने इसको दे दिया नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू, और इसमें हमने बता दिया इसको कि उसी बॉल का निकालो बस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ हियर यू कैन सी कि आपके पास जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है 0.3 मतलब 30%। आपके पास जो ब्लू बॉल की है वो कितनी है? 50%। आपके पास जो ग्रीन बॉल की है वो कितनी है? 20%। जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब आपकी मर्जी है आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं। इसको कर देता हूँ तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी फैक्टोरियल। ठीक है, अभी आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अब आप इसको विजुलाइज करना चाहते हो यूजिंग व्हाट? नहीं, सी बॉन्ड के थ्रू करो या किसी में भी करो, लेकिन करना कहां पर है? बार प्लॉट में। तो आपने यहाँ पे लिखा भाई बार प्लॉट में पीएचडी लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट बार में कर रहा हूँ पीएचडी डॉट बार, और बार प्लॉट के अंदर हमने दे दिया इसको एक्स वैल्यू क्या होगी आपकी? जो आपके नेम्स होंगे। ठीक है, तो नेम्स में हम क्यों ना हम इसको एसएस डॉट यूनिक डाल दें। सही है, नेम्स में आप चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली ये भी प्रोवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उठा ही देगा। देखता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंड? एक पैकेट ज्यादा है। हाँ, अच्छा, इसमें आपने वैल्यू क्या दी? अरे फ्लैट चल रहे हैं सर, 2 मिनट। एक्स एंड हाइट की तरह आ रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। आप इसको बता दो एक्स क्या है, जल्दी जल्दी बताओ यार। यूनिक, एसएस डॉट यूनिक। ठीक है, आपके पास एक्स वैल्यू आ गई। हाइट क्या होगी इसकी? तो ये आपका बार प्लॉट हो गया। ठीक है, अब आप इसके जरिए बनाओ, आप एसएनएस मतलब सी बॉन्ड के जरिए बनाएं, तब भी आपकी मर्जी, आप किस तरीके से इसको विजुलाइज करते हो टू कंपेयर इट। इसमें कोई सवाल है तो आप बाद में पूछिएगा।